Hello, dear learners. You all are welcome to my channel, Learn with Dr. Chetna. I'm Dr. Chetna Joshi and I am an English teacher. And in my channel, I will be teaching everything literature, grammar, speaking English that an English learner wants to know. So, in my first video, I have taken up a poem that is part of the class 12 CBSE board English syllabus. The poem is Aunt Jennifer's Tigers and it's been composed by Adrienne Rich. Adrienne Rich was an American poet. She had won many awards for her writings. She was a feminist writer. फेमिनिस्ट राइटर का मतलब होता है कि जो भी रिलेटेड वुमेन से इश्यूज होते हैं, चाहे वो घर के अंदर डोमेस्टिक वायलेंस का इश्यू हो या घर के बाहर जैसे कि इक्वल पे या पे पैरिटी को लेकर या और भी सोशल इवेंट्स जो वुमेन को लेकर हर एक अलग अलग सोसाइटीज में वर्ल्ड की एग्जिस्ट करती हैं, उन इश्यूज पर बात करना और अपनी राइटिंग्स के थ्रू उनको रेज करना। नाउ ऑन्ट जेनिफर्स टाइगर्स में पोएट ने डोमेस्टिक वायलेंस के इश्यू को उठाया है और ये भी उठाया कि किस तरह से पेट्रियार्कल सोसाइटी में या मेल डोमिनेटेड सोसाइटी में कस्टम्स एंड लॉज कुछ इस तरह से बने होते हैं जिसमें वुमेन की अपनी इंडिविजुअलिटी, अपनी फ्रीडम पूरी तरह से कर्टेन हो जाती है और खत्म हो जाती है, और किस तरह से वुमेन एक लाइफ सप्रेशन की और ऑपरेशन की और टॉक्सिसिटी की लाइफ जीने के लिए फोर्स हो जाती है। उनके पास और कोई चॉइस नहीं रहती क्योंकि उनके पास करेज नहीं होता इस चीज के लिए अपनी वॉइस रेज करने का, क्योंकि वो भी उसी पेट्रियार्कल सोसाइटी का पार्ट होती हैं। तो ये ऑन्ट जेनिफर्स टाइगर्स इज अ स्टोरी ऑफ ऑन्ट जेनिफर, जिसमें वो भी पेट्रियार्कल सोसाइटी की विक्टिम है। वो चाहती है कि उनको भी फ्रीडम मिले, वो भी फियरलेस बने, लेकिन जो कस्टम्स एंड लॉज हैं जो एक पेट्रियार्कल सोसाइटी के हैं वो उनको इतना बोल्ड रहने नहीं देते हैं, तो जिसकी वजह से वो एक मिजरेबल लाइफ, एक टॉक्सिक लाइफ लीड कर रही है। अब हम करेंगे स्टैंजा वाइज एनालिसिस ऑफ द पोएम ऑन्ट जेनिफर्स टाइगर्स। Aunt Jennifer's Tigers prance across a screen. Aunt Jennifer's Tigers मतलब Aunt Jennifer के टाइगर हैं। उन्होंने कहाँ ये क्रिएट किए हुए टाइगर्स? She has created these tigers on a piece of cloth. She has embroidered. The background is green. That means these tigers are living in forest. Aunt Jennifer's Tigers prance across a screen. Screen का मतलब piece of cloth है यहाँ पे. Bright topaz denizens of a world of green. Then these tigers are as beautiful, as bright as the precious stone topaz. Topaz एक precious stone होता है येलो कलर का, तो टाइगर्स को डिस्क्राइब करने के लिए पोएट ने टोपैज का कंपैरिजन लिया है। पोएट ने टोपैज से उनको कंपेयर किया है कि वो इतने खूबसूरत हैं और ऑफ द वर्ल्ड ऑफ ग्रीन, और वो कहाँ रह रहे हैं? अपने जंगल में रह रहे हैं। अब हर लाइन में इसमें कॉन्ट्रास्ट है ऑन्ट जेनिफर की लाइफ में और टाइगर्स जो उन्होंने बनाए हुए हैं। तो ऑन्ट जेनिफर्स की टाइगर्स हैं, कैसे मूव कर रहे हैं? दे आर prancing, दे आर मूविंग एनर्जेटिकली, दे आर मूविंग स्पिरिटेडली, दे आर मूविंग एक्साइटेडली, मतलब मस्ती से बेरोक टोक बिना खौफ के वो चले जा रहे हैं जहां उनकी मर्जी हो। वो बहुत खूबसूरत भी है। दे आर एज ब्राइट एज टोपैज और दे आर लिविंग इन देयर ओन वर्ल्ड fearlessly, जबकि Aunt Jennifer has become dull because of bearing the toxicity in her married life. उनकी मैरिड लाइफ में जो टॉक्सिसिटी है उसकी वजह से वो डल हो गई हैं, वीक हो गई हैं और टाइगर्स की तरह वो अपनी मर्जी से कहीं भी नहीं जा सकती हैं। थर्ड लाइन में पोएट बोल रहे हैं, दे डू नॉट फियर द मैन बीनीथ द ट्री। जो टाइगर्स हैं उनको मैन से बिल्कुल भी डर नहीं लगता। यूजुअली मैन की इमेज एक हंटर की होती है और जो एनिमल्स होते हैं वो हंट किए जाते हैं, और जब एक हंटर एक एनिमल को हंट कर लेता है तो क्या होता है? वो हंटेड एनिमल के ऊपर एक एब्सोल्यूट कंट्रोल गेन कर लेता है। तो यहाँ पर भी ऑन्ट जेनिफर के टाइगर्स तो अपने हंटर से नहीं डरते हैं, जबकि ऑन्ट जेनिफर अपने हस्बैंड के कांस्टेंट फियर और डोमिनेशन में रहती हैं। So this is what poet is trying to tell in this line, that Aunt Jennifer is fearful of her husband. She is terrified of her husband. वो अपने हस्बैंड से डरती है और उनके बीच में रिलेशनशिप कैसी है? जो हंटर और हंटेड के बीच में होती है। That means her husband has an absolute control over Aunt Jennifer. उनके ऊपर उनका absolute control है। They pace in sleek chivalric certainty.
और वो कैसे चल रहे हैं, हाउ दे आर वॉकिंग द टाइगर्स, दे आर वॉकिंग ब्रेवली. Sleek means elegantly, gracefully. Chivalric means boldly, fearlessly. Certainty का मतलब assertively. That means they are the masters of their own world. There is no one to dominate them, while Aunt Jennifer lives in absolute domination of her husband. और ये टाइगर्स किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? और ये टाइगर्स रिप्रेजेंट कर रहे हैं मेल वर्ल्ड को, कि मेल टाइगर्स की तरह ही इस, जैसे टाइगर्स जंगल में रह रहे हैं, द मेल्स ऑल्सो लिव इन द सेम मैनर. और आंट जेनिफर ने ये टाइगर्स क्यों क्रिएट किए हैं? उन्होंने इसलिए क्रिएट किए हैं क्योंकि वो भी अपने टाइगर्स की तरह फियरलेस, ब्यूटीफुल, ब्रेव, एलिगेंट, ग्रेसफुल बनना चाहती हैं. और शी डज नॉट हैव एनी ऑफ दीज क्वालिटीज बिकॉज ऑफ द मिजरेबल मैरिड लाइफ शी इज लीडिंग. तो ये टाइगर्स दो चीजों के रिप्रेजेंटेटिव हैं, एक तो वो मेल वर्ल्ड के रिप्रेजेंटेटिव हैं और दूसरा वो आंट जेनिफर के सप्रेस्ड डिजायर, जो उनके मन में है, उनके हिडन डिजायर्स जो उनके हार्ट में है, उनको रिप्रेजेंट करते हैं. अब फर्स्ट स्टैंजा में कौन कौन से पोएटिक डिवाइसेस यूज किए हुए हैं ये हम देख लेते हैं. ब्राइट टोपैज, यहाँ पे टोपैज से कंपेयर कर रखा है पोएट ने टाइगर्स को, क्योंकि कंपैरिजन डायरेक्ट ना होकर इनडायरेक्ट है. डायरेक्टली टाइगर्स को टोपैज की तरह एड्रेस किया गया है. देयरफॉर इट इज एन एग्जांपल ऑफ मेटाफोर. उसके बाद सेकंड और थर्ड और फोर्थ लाइन में दे वर्ड का रिपीटेशन हुआ है एक के बाद एक लाइन में. देयरफॉर इट इज एन एग्जांपल ऑफ एनाफोरा. और फोर्थ लाइन में स्लीक शिवल्रिक सर्टेनिटी में एस साउंड का, कॉन्सोनेंटल एस साउंड का रिपीटेशन हुआ है. देयरफॉर इट इज एन एग्जांपल ऑफ alliteration. Now we will move to the next stanza of the poem. Aunt Jennifer's fingers fluttering through her wool find even the ivory needle hard to pull. अब आंट जेनिफर की जो फिंगर्स हैं वो कैसी है, वो क्या कर रही है? शी इज knitting something. वो कुछ knitting कर रही है, but her hands are shaking, her hands are trembling. Why? Because the continuous toxicity of so many years, जो continuous toxicity वो bear कर रही है इतने सालों से married life में, it has made her stressed, it has made her a victim of anxiety. वो anxiety की शिकार हो चुकी है. और दूसरा, उनके जो हाथ है वो इसलिए भी ट्रेम्बल कर रहे हैं because this is the work she likes. पर वो उनकी क्या आदत हो गई है? अपने हस्बैंड से ऑर्डर लेकर काम करने की. वो कोई भी काम अपनी मर्जी से नहीं करती है, और जो काम अपनी मर्जी से कर रही हैं उसके लिए उनका कॉन्फिडेंस जो है बिल्कुल खत्म हो चुका है. उनकी जो इंडिविजुअलिटी है, जो उनकी अपनी क्वालिटीज है, वो बिल्कुल खत्म हो चुकी है. उनको आदत हो गई है. शी हैज बिकम कंडीशन टू टेकिंग ऑर्डर्स फ्रॉम हर husband, and that's why her fingers are fluttering or trembling when she is doing this knitting work. अब नेक्स्ट लाइन में है, और find even the ivory needle hard to pull. ivory needle जो है वो बहुत ही लाइट होती है वेट में, लेकिन आंट जेनिफर के लिए वो भी एक टास्क है. it is becoming a difficult task for her because of the fear and the toxicity her husband is giving to her in her married life. The massive weight of uncle's wedding band sits heavily upon Aunt Jennifer's hand. अब आंट ने एक रिंग पहनी हुई है जो उनको मैरिज के टाइम पे पहनाई गई थी. यूजुअली मैरिज रिंग किसका सिंबल होती है? ये सिंबल होती है लव का और अफेक्शन का. बट आंट जेनिफर के केस में इट हैज बिकम अ सिंबल ऑफ ऑप्रेशन एंड सप्रेशन एंड टॉक्सिसिटी. उनकी लाइफ में क्या है? उनकी लाइफ में लव एंड अफेक्शन तो है नहीं. शी हैज टू फॉलो द ऑर्डर्स, नॉट इवन ऑर्डर्स, वी विल से शी हैज टू फॉलो द डिक्टेट्स ऑफ हर हस्बैंड. उनके हस्बैंड एक डिक्टेटर की तरह बिहेव करते हैं, तो उनको वो ऑर्डर फॉलो करने पड़ते हैं. कभी उनका मन नहीं भी करता होगा, बट शी कैन नॉट से नो. दैट्स व्हाई दिस वेडिंग रिंग हैज बिकम बर्डनसम. उनके लिए क्या हो गई है? बर्डनसम हो गई है, एक बोझ बन गई है. तो द मैसिव वेट ऑफ अंकल्स, तो जो उनको ड्यूटीज परफॉर्म करनी पड़ती हैं, बहुत सारी ड्यूटीज उनको परफॉर्म करनी पड़ती है, उनको करते करते वो थक चुकी हैं, और शी फील्स हरसेल्फ बर्डनड विद द ड्यूटीज दैट हैव बीन लेड ऑन हर आफ्टर हर मैरिज. तो ये इसीलिए पोएट ने ऐसे वर्ड्स की यूज किए. मैसिव मतलब बहुत ज्यादा वेट है,
uncle's wedding band sits heavily upon Aunt Jennifer's hand. अब यहाँ पे जो figure of speech है, fingers fluttering, consonantal sound F का repetition हुआ है, तो example है alliteration का. और यहाँ पे massive weight, क्योंकि exaggerate करने के लिए poet ने use किया ये words को, तो this is an example of hyperbole. और उसके बाद uncle's wedding band जो है, क्योंकि बहुत ज्यादा वो क्या शो कर रहा है, इट इज सिंबलिक ऑफ द burdensome life she is leading, therefore it is an example of metaphor also. और जब wedding band sits heavily, जब वो कह रहे हैं sits heavily on Aunt Jennifer's hand, तो it is an example of personification too. So there are three figures of speech used in these two lines: hyperbole, metaphor, and personification. Now we will move to the third stanza of the poem. When aunt is dead, her terrified hands will lie, still ringed with the ordeals she was mastered by. When aunt is dead. अब यहाँ पे फिजिकल डेथ की ही बात नहीं हो रही है, यहाँ पे बात हो रही है इमोशनली. aunt Jennifer has become dead. Her soul is already dead. Her spirit is already dead. Her spirit to live is already dead. तो उन्होंने कैसे, she has her spirit to live, her individuality has been killed, her confidence has been killed because of her toxic married life. उनको कोई भी freedom नहीं है अपनी married life में. तो when aunt is dead, that means she has made a complete surrender to the life of oppression and suppression. She lacked courage to raise her voice against it because she also felt bound by the customs and laws of the society. तो जो society के laws थे, customs थे, patriarchal society के या male dominated society के, वो भी women को ये allow नहीं करते हैं कि वो अपनी voice को raise कर सके या वो अपने husband की duties को करने से मना कर सके. That's why Aunt Jennifer is suffering. She is suffering not only because of the toxicity or her dominating husband, but also because of the customs and laws of the patriarchal society. अब when aunt is dead, her terrified hands, अब उनके hands जो है वो terrified नहीं है, she herself is terrified. तो terrified hands poet ने use किया, but इसका मतलब है कि she is living in terror of her husband. She is being exploited in this married life. Still ringed with the ordeal she was. यहाँ पे ringed word use किया है और यहाँ पे image किसकी evoke करी है poet ने? Image use कर रखी है एक सर्कस की. सर्कस में जहाँ एक रिंग मास्टर होता है और वो एक एनिमल को टेम करता है, कंट्रोल करता है, डोमेस्टिकेट करता है, तो उसी तरह आंट जेनिफर हैज बीन टेम्ड, डोमेस्टिकेटेड और हैज बीन मेड स्लेव बाय हर हस्बैंड. उनके हस्बैंड ने उनको स्लेव बना दिया. रिलेशनशिप कैसी है उन दोनों के बीच में? मास्टर और स्लेव की. तो जब आंट जेनिफर की डेथ होगी तो रिंग वो पहने हुए होंगी और उनकी रिंग किस चीज का सिंबल होगी? द सफोकेशन, द ऑपरेशन शी हैज गॉन थ्रू इन हर मैरिड लाइफ. उनकी मैरिड लाइफ में क्या क्या उन्होंने झेला वो सब उसका सिंबल रहेगी. स्टिल रिंग्ड विद द ऑर्डियल शी वाज मास्टर्ड बाय. अब देखो वर्ड का सिलेक्शन कैसे किया. ऑर्डियल्स एक ऐसा पेन या सफरिंग होती है जो बहुत लंबे समय तक चलती रहती है. दैट मीन्स शी हैज बीन bearing the pain, bearing the toxicity since a long period of time, or still ringed with the ordeal she was mastered by. That means her husband, her dominating husband was a cause of pain, misery and agony to Aunt Jennifer. वो उसका कारण थे. किसका? मिजरी का, पेन का, कॉज का कारण थे. Mastered by, that means her husband has become her master. He was not a companion but a master. The tigers in the panel she made will go on prancing proud and unafraid. अब फिर से टाइगर्स जो उन्होंने एम्ब्रॉयडर किए हैं उनकी बात आ गई है. तो टाइगर्स जो उन्होंने बनाए हैं वो किसको रिप्रेजेंट करते हैं? एक तो आंट जेनिफर के हिडन डिजायर्स को, दूसरा वो मेल वर्ल्ड को भी प्रेजेंट करते हैं. तो जब आंट जेनिफर की जो डेथ हो जाएगी उससे किसी सोसाइटी को कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला है. देयर विल बी नो, कोई भी सोसाइटी में ये नहीं सोचेगा दैट शी हैज लिव्ड अ पेनफुल लाइफ एंड वी नीड टू डू समथिंग अबाउट इट. कोई फर्क नहीं पड़ेगा. और जो मेन है वो टाइगर्स की तरह, जो टाइगर्स आंट जेनिफर ने क्रिएट किए हैं वो मेन जो है उन्हीं की तरह फियरलेसली, ब्रेवली, कॉन्फिडेंटली
और एलिगेंटली अपनी लाइफ को लीड करेंगे, जबकि वुमेन विल कंटिन्यू टू सफर एट द हैंड्स ऑफ पेट्रियार्कल सोसाइटी। वुमेन जो है कंटिन्यूअली वो सफर करती रहेंगी, जबकि मैन जो है वो इंजॉय करेंगे अनब्रिडल्ड, अनलिमिटेड फ्रीडम। और दूसरा इसका मतलब ये भी है कि आंट जेनिफर ने अपने हिडन डिजायर्स को अपनी एम्ब्रॉयडरी के थ्रू इमोर्टलाइज कर दिया, उसको हमेशा के लिए एवरलास्टिंग बना दिया। जो लोग अपने वर्ड्स के, जो खुद वर्ड्स से वो नहीं कह सकती थी, उन्होंने किसके थ्रू कहने की कोशिश करी? अपने आर्ट के थ्रू, अपनी एम्ब्रॉयडरी के थ्रू। तो आंट जेनिफर के लिए एक एस्केप रूट भी था ये। वो अपनी जो उनकी क्रूअल रियलिटी थी उससे दूर हटकर कुछ वो एम्ब्रॉयडर करती थी, ताकि वो अपने हिडन डिजायर्स को, अपने सप्रेस डिजायर्स को एक एक्सप्रेशन दे सकें। सो दिस इज ऑल अबाउट द पोएम आंट जेनिफर्स टाइगर्स। As far as figures of speech in the last stanza are concerned, terrified hands is an example of transferred epithet, क्योंकि जो टेरर है वो हैंड्स की ओर ट्रांसफर कर दिया गया है। इंस्टेड ऑफ सेइंग आंट जेनिफर, द पोएट इज सेइंग टेरिफाइड हैंड्स। देयरफॉर ये इट इज एन एग्जांपल ऑफ ट्रांसफर्ड एपिथेट। और रिंग में यहाँ पे पन का यूज किया, क्योंकि रिंग का मतलब जो वो रिंग पहनी हुई है, और रिंग मतलब उनकी लाइफ जो एक स्लेवरी की लाइफ थी, जहां से उनके लिए बाहर आना मुश्किल था। दैट मीन्स हर लाइफ शी वॉज फीलिंग चेंज्ड, शी वॉज फीलिंग टायर्ड टू द मैरिटल रिस्पॉन्सिबिलिटीज, जहां से बाहर आना उनके लिए मुश्किल था। द टाइगर्स इन द पैनल शी मेड विल गो ऑन prancing proud. Prancing proud में again there is repetition of consonantal p sound, therefore it is an example of alliteration. Now this is the poem. I hope you have understood it. If you are liking it, please share, subscribe and like it. And as far as poetic devices are concerned, I have made another video that is in the form of short on my channel. You can go there and find out the poetic devices used in the poem Aunt Jennifer's Tigers.